तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कैपिटल बजटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग, it is a technique of making long-term planning in investments and their financing, which involves current cash outflow or series of cash outflows for anticipated flow of future benefits। यानी कि अगर हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स चाहिए लॉन्ग रन में, तो हमें क्या करना है? हमें इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से सोच समझ के करनी है कि फ्यूचर में उनसे हमें बेनिफिट्स डिराइव हो। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होती है कैपिटल बजटिंग की? दो टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस को। अब जो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम? जब हम एक कैपिटल की बात है, तो कैपिटल क्या होता है? हमारे फाइनेंस, यानी कि हमारा बिजनेस के लिए ब्लड। ठीक है। बॉडी में अगर हमें जिंदा रहना है तो क्या चाहिए? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड चाहिए। तो जैसे ही अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में भी क्या होता है? कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ फंड्स चाहिए। पैसा कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। अगर पैसा कंटिन्यूएशन में नहीं होगा तो फर्म की लिक्विडिटी इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो उसके वजह से हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्योंकि एक बार अगर पैसा लगा दिया तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, गया तो गया। तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि रिलेटेड है करंट एसेट्स से, कि मेरे को करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कितनी होगी। मेरा बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए? मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा? मेरे पास कैश इन हैंड कितना हो? मैं स्टॉक कितना मेंटेन करके चलूं, ताकि अगर मुझे कल को सेल करना पड़े तो मैं इजीली क्या कर सकूं? उसे सेल करके खुद के लिए कैपिटल जनरेट कर सकूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात करो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमें कहाँ करने हैं, किस फॉर्म में करने हैं? इनटू द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोजेक्ट्स विद बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी हमें क्या करना है? वो इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे बेनिफिट्स जो है लॉन्ग रन में मिले। ठीक है। तो दो टाइप के डिसीजन देखने, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की और डिस्काउंटेड वैल्यू की। अब जब हमें कैपिटल बजटिंग करनी है, तो कैपिटल बजटिंग जो होगी वो आज के लिए तो नहीं होगी, फॉर द फ्यूचर होगी, विच इज अनसर्टेन। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? डिस्काउंटिंग अप्लाई करनी होगी। जैसे हमने कल की थी कि कैश इनफ्लोस को हमने गिवन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी क्या वैल्यू निकाली? डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी। तो वही डिस्काउंटेड वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। इट्स करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम ऑफ मनी where future cash inflows are discounted at a rate of return, and higher the discounting rate, the lower will be the present value। ठीक है। मैंने कल भी आपको बताई थी ना कि हमें क्या करना है? जो भी कैश इनफ्लोज है, मान लो 500 का, 1000 का, फिर 2000 का, इस तरीके से आपके कैश इनफ्लोज है। इन कैश फ्लो इनफ्लोज को आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि कहां से आता है? आरओआर से,
ठीक है, तो अगर 10% का ले रहे हैं 0.909, 0.826, 0.751, इन वैल्यूज को आपको इनसे रिलेट करना है और जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, या आप कह सकते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, तो ये निकलती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जब हम कैश इनफ्लोज को कंपेयर करते हैं डिस्काउंटिंग रेट से। इसके बाद हमें क्या देखना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या है कैलकुलेशन के लिए, तो दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज एनपीवी। और एनपीवी क्या होता है, जब आप प्रेजेंट वैल्यूज के टोटल को माइनस करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, जो अगर पॉजिटिव वैल्यू निकल के आए वो क्या कहलाएगी आपकी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबल वैल्यू, और जिसमें एनपीवी हायर होगा वो वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, पिकिंग द बेस्ट वन आउट। ठीक है, देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो नोन एज IRR एंड YTM। YTM हम कल ही पढ़ के आए, YTM में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने पढ़ा YTM का सेकेंड फॉर्मूला, कूपन रेट एट लोअर रेट ऑफ रिटर्न प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन present value at lower rate minus present value at higher rate, which is so multiplied by difference of higher rate with that of lower rate. ये कल हमने किया, इसके क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो इस मेथड को आज मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी क्योंकि हम ये मेथड कल ही डिस्कस करके चुके हैं। ठीक है, तो IRR के रूल्स क्या होते हैं, एनपीवी के रूल्स होते हैं, वो जरूर डिस्कस करेंगे हम। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की। नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, दिस इज सम ऑफ present values of the cash flow each year minus sum of the present value of cash outflow. Cash outflow क्या हो गया, initial investment, और inflows क्या हो गया, जो आपको हर साल उससे पेमेंट्स रिलीज कराई जा रही। ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर अ प्रोजेक्ट इज टू बी एक्सेप्टेड और इट इज टू बी रिजेक्टेड, or do I have a indifferent choice where if there is a position when there is no loss and no profit, it is entirely my decision to pick the project or not if I do not have any other option. Clear? What does it say? अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा,
कंपनी की वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ रिड्यूस हो जाए। तो इस केस में हम प्रोजेक्ट क्या करते हैं, रिजेक्ट। हम प्रोजेक्ट क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव है तो वेल्थ क्या होगी, फर्म की इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एनपीवी 0 है तो देयर इज नो चेंज। ठीक है, मान लीजिए आपका कैश फ्लो का टोटल आया 1 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख, तो डिफरेंस क्या है, 0। तो दैट मीन्स कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहां तक क्लियर है? इससे आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में एनपीवी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब यहां क्या करते हैं, इट कैलकुलेट्स द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न provided by a specific stream of cash inflow when it is compared to outflow. ठीक है, it uses trial and error approach. इसे दूसरा क्या नाम देते हैं, hit and trial method. ठीक है, और इसका मोटिव क्या है, इक्वेट करना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैश इनफ्लोज। क्या इक्वेट करना है, एट पार लाना है द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विद दैट ऑफ कैश इनफ्लोज। देन अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक रेट जो है उसे बेंचमार्क सेट करते हैं, उसे बेंचमार्क सेट करते हैं। यानी कि इससे ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, कम हुआ तो क्या करेंगे, अगर बराबर निकल के आया तो क्या होगा। ठीक है, आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे थे, आपने सोचा कि जब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 या 10% के बीच का मिलेगा मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट इन्वेस्ट। तो आपने क्या किया, एक बेंचमार्क सेट कर लिया खुद के लिए। ठीक है, अब जब वो बेंचमार्क सेट किया, आप कैलकुलेशन कर रहे हो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस, तो कुछ नॉर्म्स भी तो होंगे ना जिनके बेसिस पे आप एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करोगे। तो वो क्या है, अगर आपका IRR ग्रेटर है देन दिस बेंचमार्क तो आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने सोचा था 10% होगा, वो 10% से 11% निकला, तो 11% जब निकला तो यानी कि 1% ज्यादा है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर अगर आपका IRR स्मॉलर है देन द बेंचमार्क तो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। हम उसे प्रोजेक्ट को पिक नहीं करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना। और अगर IRR इज इक्वल टू के, ठीक है, इफ IRR इज इक्वल टू के तो या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, समझ आया, दोनों मेथड्स एनपीवी एंड IRR। IRR फॉर्मूला मैंने कल बता दिया था कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आज मैंने आपको बताया गिवन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बजटिंग उसमें क्या एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रोल हो, इसे देख लीजिए एंड मुझे बताइए, कोई डाउट है? नो डाउट्स। ये बेंचमार्क रेट कौन डिसाइड करता है? बेंचमार्क कौन डिसाइड करता है? कंपनी के जो लोग हैं सर, जो मैनेजमेंट है। अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में जो आपका इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होता है
ठीक है, जो बैक एंड पे इन्वेस्टमेंट्स करता है तो वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है या करवानी है बेंचमार्क भी वही सेट करेगा। और कोई क्वेरी किसी की? इसमें जो यूनिवर्सल बेंचमार्क नहीं होते? नहीं, यूनिवर्सल बेंचमार्क कुछ नहीं होते, हर एक का अपने हिसाब से अलग है। एक फर्म का बेंचमार्क शायद दूसरी फर्म को ना सही लगे, तो वो अपने हिसाब से बेंचमार्क सेट करेंगे और दूसरी फर्म अपने हिसाब से। क्लियर हो गया? लिमिटेशंस, आईआरआर के लिमिटेशंस क्या है? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती, मैम कैसे करेंगे आप, है ना? हिट एंड ट्रायल करते रह जाओ, कभी 10% पे निकाल लिया, कभी 12% पे, कभी 8%, कभी 9%, कभी 11%, पता ही नहीं चल रहा, बस कैलकुलेट करते जाना है। क्यों? क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए जो इन्वेस्टमेंट से हायर हो और एक लोअर हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन टीडीएस है क्योंकि हर एक में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होगी, और जहां ड्यूरेशन 9 साल, 10 साल, 11 साल हो गया तो कैलकुलेशन और ज्यादा वाइड हो जाती। ठीक है, देन सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस मल्टीपल रेट्स विच कैन बी कंफ्यूजिंग। अब कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने 10% और 12% लिया था, तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम इसे 9 नहीं ले सकते, हम इसे 11 नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, बट वही तो कंफ्यूजन ही तो क्रिएट कर गया उसे। हमें क्या कर रहे थे, 850 के नियर की वैल्यू निकाल रहे थे, तो इसलिए हमने ये रेट्स ले लिए। अगर हम ये रेट्स ले लेते तो वैल्यू कहीं 1000 के नियर आ जाती। ठीक है, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना होता है। तो हिट एंड ट्रायल में मल्टीपल रेट्स जो जनरेट करता है वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाए, which one to pick and which one to leave. Then project selected based on higher IRR may not be profitable. कोई चीज अगर महंगी खरीदी है हमने तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी ही होगी ही। ठीक है, बेनिफिट देगी ही देगी, जरूरी नहीं होता, कई बार जो है वो चीज भी खराब हो जाती। ठीक है, तो अगर किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर हायर आ रहा था और हमने उसे पिक कर लिया, ये भी हो सकता है कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो 1 साल तक वो सही चला, उसके बाद सेकेंड ईयर में उससे क्या होने लगे, शुरू हो गए लॉसेस शुरू हो गए। अब हमने क्या किया, अब 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी थी, झेलना पड़ेगा क्योंकि पैसा ब्लॉक हो गया, एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते। व्हाट वी कैन डू इज वेट फॉर इट, और जो प्रोविजंस हैं उन्हें मेंटेन करके चल सकता है। देन सिंगल रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ignores the varying future rate. अब यहाँ पे अगर आपने एक रेट पिक कर लिया 10% और 12%, इसके बाद मैं तो भाई इसी पे ही स्टिक करूंगी, मुझे और किसी से मतलब नहीं, मैं यहीं पे स्टिक करके अपना आंसर निकाल के सॉल्यूशन करके निकल लूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना, मेरे पास और भी चीजें हैं जो देखनी है, और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना है या विड्रॉल करना है, तो मैं इतना टाइम यहाँ पे डिवोट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस है आईआरआर की, कि एक तो प्रोसेस बहुत टीडियस है, थकाने वाला है, ट्रायल्स करते रहो करते रहो करते रहो जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, देन इट प्रोड्यूसेस मल्टीपल रेट्स जो कि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। देन प्रोजेक्ट सिलेक्टेड
बेस्ड ऑन हायर IRR। ठीक है, IRR ज्यादा है, हमने बोला गुड टू गो, इसी पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट अगले साल हम लोग सिर पकड़ के बैठ गए। ठीक है, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं कर सकते। देन अगर एक सिंगल रेट है जो हम लेके चल रहे, दिमाग में सेट करके चल रहे, तो वो भी क्या हो सकता है, बाकी सारी चीजें जाए भाड़ में, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। ठीक है, दूसरों का क्या रेट चल रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना, मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके मैं बस बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। ठीक है, सो दीज आर limitations of IRR. Then is, what is the difference between net present value and internal rate of return? प्लीज मैम, मैम IRR का ये वो बता दीजिए, मतलब एक मिनट। Internal rate of return, मैम कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जब बॉन्ड वैल्यू वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैम ने क्या पढ़ाया था, मैं आपको रेट ऑफ रिटर्न बताया था ना। यस, रेट ऑफ रिटर्न या YTM, जिस रेट पे क्या होती है, बैक एंड कैलकुलेशन होती है कि हमें जो है फ्यूचर में क्या वैल्यू डिराइव होगी, तो इस वैल्यू पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो छोड़ देते हैं, वो तो हमें हर साल मिलना ही मिलना, बट जो डिस्काउंटिंग होगी और आने वाले 5 साल में या 10 साल के बाद जो वैल्यू मिलेगी, वो किस पे होगी, रेट ऑफ रिटर्न पे। तो जब आप कल YTM निकाल रहे थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसी हिट एंड ट्रायल मेथड का नाम क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन NPV एंड IRR। NPV की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, टोटल लिया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इट इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। इट रिप्रेजेंट्स द सरप्लस फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। ठीक है, इट मेक्स डिसीजन मेकिंग easier. Variation in the cash outflow will not affect NPV. ठीक है, NPV का वेरिएशन से कोई लेना देना नहीं है। कैलकुलेशन इजी है क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, कैश इनफ्लोस को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल देनी है, और उसका सम करके उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर देनी है और उसकी वैल्यू निकाल लेनी, तो वो आपका क्या आ जाएगा, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये अगर पॉजिटिव है तो सरप्लस है, अगर नेगेटिव है तो क्या है, डेफिसिट। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो सरप्लस, अगर नेगेटिव है तो डेफिसिट। IRR पे चलते हैं। IRR क्या कहता है, इट इज डिस्क्राइब्ड एट अ रेट जहां पे हमारे कैश इनफ्लोस इक्वल हो जाते हैं आउटफ्लो से। कैश इनफ्लोस बिकम इक्वल टू कैश आउटफ्लोस, represents a point of no profit no loss। अब no profit no loss की कंडीशन को क्या बोलते हैं, what is the term given for it, it is break even point, it is known as break even point। then it does not help in decision making। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये कंफ्यूज कर दे, इतने सारे रेट्स हैं भाई कौन सा पिक करो, मैं तो कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो दिस इज
confusing. Variation in cash outflow will show negative or multiple IRR. जहां पे थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ वहां पे आपके जो IRR का परसेंटेज है वो फ्लक्चुएट कर जाए, वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा. Are we good to go? दोनों मेथड्स क्लियर हैं, NPV एंड IRR. मैडम एक बार एनपीवी फिर से बता दीजिए. NPV फिर से बता दो. अच्छा पहले आप बताएं कि आपको क्या समझ आया NPV में. समझ में ही नहीं आया इसलिए तो. ओके कोई बात नहीं. देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात ही करते हैं. हमें क्वेश्चन में बोला कि आपका कैश आउटफ्लो या आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने किसी प्रोजेक्ट में किया वो कितना है, 1 लाख रुपए. अब इस 1 लाख पे आपको 3 साल के लिए कैश इनफ्लो हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसे मिल रहे हैं. ठीक है, तो वो कैश इनफ्लो जो है वो रैंडम ले लेते हैं. 5,000, 7,000, 8,000, 6,000 and 9,000. दे में वेरी, कभी अप होंगे कभी डाउन होंगे. ठीक है, अब उसने हमें बोला कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे हमें डिस्काउंटिंग करनी है वो 10% है. अगर वो 10% है तो फर्स्ट तो 1/1.10 करना. फर्स्ट ईयर की वैल्यू 0.909, 0.826, 0.751, 0.686 and 0.621. ऐसा ही है कुछ, बताइए. यस मैम. ये वैल्यूज निकाली आपने. 0.683 है ये, इसे 3 ले लेते हैं. 0.683 एंड 0.621. ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी. प्रेजेंट वैल्यू जो निकलेगी वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके निकलेगी. ठीक है, 5,000 multiplied by 0.909, 4545. Then 7,000 into 0.826, 5782. Then 8,000 into 751, 6008. Then 6,000, 0.683, 4098. And then you have 9,000 into 621, 5589. Now what you have to do, these are the present values, you have to find their sum. अब इनको जोड़ लीजिए, कितनी वैल्यू आए. हाँ जी, 26022. 26022. अगर मुझे 5 साल में ही पूछा जाए कि क्या ये प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मैं क्या बोलूंगी, इसमें से अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूं जो कि कितनी है, 1 लाख रुपए, तो आई एम सफरिंग अ मैसिव लॉस ऑफ हाउ मच, Loss. 73,978. This is my loss. Just एक example. 0.909. How did you get 0.1 divided by 1.10? I told you yesterday.
When we were calculating, Slight confusion. this is the discounting values which you have to calculate at the rate of return. Yes, yes, ma'am. Okay. इसके बाद ये वाली वैल्यू कैसे आएंगी, ये क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। तो एनपीवी क्या हो गया, जब हमें अपने प्रेजेंट वैल्यूज, जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यूज हैं, उन्हें कंपेयर करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, और ये डिसाइड करना है कि हमें लॉस हो रहा है या हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? शायद आपका डाउट अब क्लियर हो गया हो। यस एवरीवन। अब एक चीज आती है, कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग, जब हमारे पास पैसे होते हैं, सैलरी होती है, तो हमें सैलरी डिसाइड करके रखते हैं पहले से ही कि कहाँ कहाँ खर्च करनी है। अगर डिसाइड करे हुए से ज्यादा कहीं एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो क्या हो जाता है? स्कैरसिटी ऑफ फंड्स, फंड्स कम पड़ जाते हैं, हमारे दिक्कत हो जाती है। या सैलरी कम है और खर्चे ज्यादा है तो भी दिक्कत। तो कंपनीज में भी ये होती है सिचुएशन कि हमारे पास कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, बट हमारे पास जो ऑप्शंस है जिनमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो वास्ट है, इतने सारे हैं, इंकी पिंकी पोंकी करके कोई भी पिक कर सकते हो। बट इज इट दैट इजी कि मतलब हमने पिक कर लिया, ओके 1 2 3 यू आर आउट, 1 2 यू आर सिलेक्टेड? ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, प्रॉपर बैठ के स्टडी करना कि आगे आने वाले टाइम में क्या मार्केट की सिचुएशन होगी, क्या ट्रेंड्स होंगे, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। आजकल के सिचुएशन में क्या हो रहा है, जियो धड़ाधड़ बिके जा रहा है, एयरटेल और आइडिया बेचारे लिमिटेड होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है जियो वाले, वो तो भाग रही है ऊपर, और बेचारे एयरटेल और आइडिया वो डूबते जा रहे हैं, है ना? डू नॉट टेक इट एनीथिंग पर्सनल। हाँ, तो अब कैपिटल रेशनिंग में हमें क्या करते हैं, इवन इफ ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव पॉजिटिव एनपीवी और हायर IRR, it becomes difficult to select all options due to scarcity of funds. एक एग्जाम्पल, आप अपने लिए मोबाइल फोन खरीद के लेंगे। आपने मोबाइल फोन खरीदना है, आपकी जेब में 30,000 रुपए, ठीक है? आप शॉपकीपर पे गए, आपने उसे बोला भैया मुझे फोन दे दीजिए। उसने पूछा आपका बजट क्या है? आपने शुरू किया 20 से, आपने बोला 20 तक का दिखा दीजिए मुझे, ठीक है? उसने आपके सामने 3-4 फोन रख दी, सबकी स्पेसिफिकेशंस बताने, सबकी स्पेसिफिकेशंस आपको पसंद आए, ये बेटर है, फिर वो बेटर है, फिर वो बेटर है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ वो पहले वाला जो है तीसरे वाले से बेटर है। कंफ्यूजन हो गया, सारे तो नहीं खरीद सकते, 5 के 5 फोन अगर मैं खरीद लूंगी तो फिर तो मुझे घंटा घर पे बैठना पड़ेगा, है ना? तो मुझे करना क्या है, मुझे जो है अपनी पॉकेट को सूट करता और मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला फोन चाहिए। तो यही बात हो जाती है कंपनी के साथ भी। कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जो लॉन्ग रन के लिए गुड बेनिफिट्स दे, ठीक है? और उस पे हमें मेंटेनेंस कम से कम करनी पड़ी और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज्ड हो, ठीक है? तो इसीलिए कैपिटल रेशनिंग की जो सिचुएशन है, अगर सारे प्रोजेक्ट्स हायर एनपीवी वाले, हायर IRR वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करें, सभी को पिक कर लें। आपको
बेस्ट वन पिक करना है, ठीक है, लिविंग द अदर्स आउट, ठीक है। एक ही फोन खरीद सकते हैं हम, सारे नहीं खरीदे। अब एक्सपेक्टेड रूल क्या होता है? अंडर दिस रूल डिसीजन इज टू बी मेड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस। दो टाइप के डिसीजन है, दो टाइप के डिसीजन है मेरे, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इंडिपेंडेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट क्या कहती है? चूज इन्वेस्टमेंट फॉर विच NPV is positive and reject the others with negative NPV, ठीक है। अगर हमने 3 प्रोजेक्ट्स देखे, एक का पॉजिटिव है NPV, दूसरे का नेगेटिव है, तीसरे का भी नेगेटिव है, तो हम इनके तरफ देखेंगे भी नहीं, इनके तरफ देखेंगे भी नहीं। अब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट डिसीजन, क्योंकि एक ही डिसीजन में पॉजिटिव NPV निकल कर आए और हमारे पास सिचुएशन ये है कि आज ही इन्वेस्टमेंट करनी है, अदरवाइज टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो यही पिक कर लो। सेकेंड कंडीशन अब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट्स undertakes those which have highest NPV even if NPV of all are positive। अब आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स थे, एक की NPV आई 2500, ठीक है, सेकेंड की आई 3300, फिर दूसरे की आई 1500, फिर आई 4100, ठीक है। अब मैंने पिक करना है कौन सी हायर है, ये वाली, ये मैंने पिक कर ली। NPV क्या कहता है कि जो पॉजिटिव है वो आप पिक कर सकते हो, बट यहां तो चारों पॉजिटिव है, मेरे पास क्या है? कैपिटल शॉर्ट है, तो जब कैपिटल शॉर्ट है तो एक ही पिक करो। अब क्या किया मैंने? इसे पिक कर लिया, ये सारे पिक्चर से बाहर हो गए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, मैंने 4100 को पिक किया, ये सारे छोड़ दिए। फ्यूचर में ये हो सकता है कि ये 41 वाला मुझे लॉसेस देना शुरू कर दे, बिकॉज फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन। गुड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब डिस्काउंटिंग टेक्निक से हम मूव करते हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स पे। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या कहती है? ये कहते हैं कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है तो वहां पे पीवी फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कीजिए, फॉर्मूले में पिक कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो दीज आर द इजियर एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। अब 2 मेथड्स है, पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पे बैक एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। पे बैक पीरियड क्या कहता है? यहां कहता है कि हम मेजर करते हैं टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, कि कितने टाइम में हमारा जो पैसा है when compared to the cash inflows, अगर हम वो लेके चले तो कितने टाइम में जो हमारा पैसा है वो वापस आ जाए। तो इसमें देखना क्या होता है,
time that will be taken before receipts from the investment to ensure sufficiency to pay back cost of investment. इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को पे बैक करने के लिए हमें क्या चेक करना है? पे बैक पीरियड. जितना शॉर्टर होगा उतना अच्छा है. पे बैक पीरियड जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा. एनपीवी और हायर आईआरआर क्या था कि जितने हाई होंगे उतना अच्छा है, बट पे बैक पीरियड कहता है कि जितना टाइम कम हो उतना ज्यादा बेटर है, उतना अर्ली हमारा प्रिंसिपल मनी रिकवर बैक हो. ठीक है, निकालते कैसे? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोज. ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट की उसे डिवाइड किया मैंने कैश इनफ्लो से. ये क्या कहता है? शॉर्टर लेंथ हायर प्रॉफिट. ड्यूरेशन जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा. शॉर्टर ड्यूरेशन हायर प्रॉफिट्स, हायर ड्यूरेशन lesser profits. Clear? Then accounting rate of return method, ARR, accounting rate of return method measures the profitability of an investment by using accounting profit given in financial statements. ठीक है, measures profitability of the investment by using accounting profit given in the statement. Formula क्या है? Average profit after tax divided by average value of investment. Profit after tax कैसे निकलता है? जो भी आपका प्रॉफिट है before interest and taxes, उस प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो तो वो बन जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स. ठीक है, इसमें से आप टैक्सेस माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू कौन सी आ जाती है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की. ठीक, तो ये जो है यहाँ पे जो मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म होता है इसका. अब मुझे बताइए कि थ्योरी में कोई चीज जो है आपको समझ नहीं आए तो वो बता दीजिए और फिर हम प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करेंगे. एनी डाउट्स? पेबैक मेथड क्या कहता है? बताओ क्या कहता है पेबैक पीरियड मेथड? जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा. प्रॉफिट ज्यादा होगा और जैसा ड्यूरेशन ज्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा. और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या कहता है कि परसेंटेज वाइज हमें चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमारे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के कितने परसेंट है. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे. पहला क्वेश्चन है पे बैक पीरियड का. अ कंपनी इज कंसीडरिंग टू परचेज न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करे. ठीक है, कैश फ्लो है 7 इयर्स के लिए 10,000, 12,000, 20, 30, 28, 35 एंड 32. ठीक है, इस तरीके से
ये आपके कैश फ्लोज हो गए। इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग नहीं करनी, ठीक है? तो पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? आपको जो कैश फ्लोज दिए हैं वो सब सेम नहीं है, तो आप सिंपल फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। फॉर्मूला क्या होता? ओरिजिनल डिविजन डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोज। ये तब होता जब सारे कैश इनफ्लोज सेम होते। यहां तो सारे के सारे अलग हैं। आप क्या करें? तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। हम क्या करते हैं? हम इस वैल्यू को जोड़ते जाते हैं। फर्स्ट ईयर की वैल्यू 10,000, सेकेंड ईयर की वैल्यू हो गया आपकी 22,000, फिर वैल्यू हुई हमारी 22 में 20 जोड़ के वैल्यू बनी 42। इसे दोबारा देख लीजिए। एक में 10,000 ये हो गया, फिर 10,000 में आपने 12,000 जोड़ दिया तो इट बिकम्स 22,000। फिर 22,000 में हमने 20,000 ऐड किया तो इट बिकम्स 42,000। फिर 42 में हमने 30 ऐड किया, इट बिकम्स 72। 72 में 28 ऐड किया, बिकम्स 1 लाख। 1 लाख में 35 ऐड हुआ, इट बिकम्स 135। 135 में हमने 32 ऐड किया, इट बिकम्स 167। तो पूरे प्रोजेक्ट से अगर देखा जाए तो हमें कितनी वैल्यू ड्राइव हो रही है? 1,67,000। हमारा प्रॉफिट कितना होगा बताइए? कितना प्रॉफिट होगा? 67,000। 67,000। गुड। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पे बैक पीरियड क्या है, तो पे बैक पीरियड कितने साल का होगा? कितने साल में मुझे 1 लाख रुपए वापस मिल रहे हैं? 7 years। 5 years। अब अगर जिसने 7 बोला उसने 7 क्या सोच के बोला मुझे बताओ, और जिसने 5 बोला उसने 5 क्या सोच के बोला? मैम प्रिंसिपल आ रहा 5 year पे। यस, प्रिंसिपल आ रहा है हमारा 5th Five year। ईयर में, तो हमारा पे बैक पीरियड कितना होगा? 5 साल। कितना होगा? 5 साल। 5 years। 7 इयर्स तो उसकी ड्यूरेशन है। 7 इयर्स जो है ड्यूरेशन है, और उस ड्यूरेशन से हमें 67,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बट हमारे 1 लाख कब रियलाइज हुए? 5 साल में। तो 7 साल का प्रोजेक्ट अगर मुझे 5 साल में प्रॉफिट दे देता है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? हाँ जी, करो इन्वेस्ट या नहीं करो? कर सकते हैं मैम। करते हैं ना मैडम कर इन्वेस्ट। सकते हैं, कर सकते हैं। यस, वी कैन अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कीजिए जरा।
बताइए, इन दोनों का आंसर बताइए। दो प्रोजेक्ट्स है ए एंड बी। ए में 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, बी में 70,000 है। कैश इनफ्लो जो हो रहा है ए में 4,000 है और बी में 6,000 है। क्या आंसर होगा? सॉल्व कीजिए, बताइए। फॉर्मूला पे बैक पीरियड था। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। अब तो बता दो आंसर। फर्स्ट में 12.5, फर्स्ट में 12.5, ओके, और सेकंड में 11.66, 11.666. 11.66 1.66. ठीक है। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेट करो कि आप कौन सा प्रोजेक्ट पिक करोगे, कौन सा नहीं, तो क्या इन्हें रिलेट किया जा सकता है? बी वाला करेंगे। क्यों? Shorter length profit. उसमें तो पैसे ज्यादा लगा रही हूँ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मैडम रिटर्न में जल्दी मिल रहा है ना, लेकिन यस, गुड। तो उसमें रिटर्न भी अर्ली जल्दी। मिल रहा, ठीक है। क्लियर है ये सिचुएशन यस पे मैम। बैक पीरियड की? चलिए, अगर कैश इनफ्लोस सेम नहीं है तो आपको क्यूमुलेटिव निकालना है। अगर सेम है तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने। अब इसमें क्या देखना है कि दो मशीन्स हैं, मशीनरी ए एंड बी। मशीनरी ए एंड बी, कैपिटल कॉस्ट यानी कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है, 50,000 एक और 50,000 एक। एनुअल एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है, उससे जो क्या होगा, कैश इनफ्लो। जो कैश इनफ्लो होगा फर्स्ट ईयर के लिए 3,000, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरीके से। सेकेंड मशीनरी में 11, 9, 7, 5, 3, ठीक है। इस तरीके से कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लो हो रहे। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। एवरेज नेट इनकम अगर मैं बोलूं तो कितनी हुई? जो मेरे कैश इनफ्लोस थे उनका टोटल लगा लेते। 3 + 8, सॉरी 3 + 5 8 + 7, how much? 15. 15 + 20 will give you 35. 35,000। दोनों में सेम है, ठीक है। मुझे निकालनी क्या है? एवरेज इनकम। तो 35,000 को 5 ईयर्स से डिवाइड कर दो तो वैल्यू निकल के आ गई 7,000। दोनों केस में सेम रहेगी। फिर है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है। 50,000 इन्वेस्ट किए थे, दोनों में डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कैसे निकलती है? डिवाइड करते जब 2 से तो 25,000 ये आ गया। फॉर्मूला क्या है? एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट।
ये नेट इनकम आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये नेट इनकम आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए, 7,000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया 28%। दोनों मशीनरीज का ARR सेम रहेगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। उसमें भी अगर आप करोगे तो 7,000 अपॉन 25 इंटू 100 अगेन 28 ही बैठेगा। तो A और B दोनों का ARR क्या है, सेम है। आप कोई भी पिक कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी wants to invest in one of the two projects. From the following data, calculate NPV of both the projects. Recommend which one should be picked. NPV का एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूं, तो ये क्वेश्चन आप अपने खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको। सिर्फ प्रोजेक्ट ए का कर दीजिए, 18,000 आपने इन्वेस्ट किए, आपको कैश इनफ्लो हो रहा है 8,765, आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 10%। इसकी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की वैल्यू निकालो, उसे मल्टीप्लाई करो 8,765 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद चारों का सम टोटल ले लो और उसे 18,000 से माइनस कर दो। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? 20,979.6 979.6 ये आपने कैसे निकाला बताइए? आपने किया 8,000.909, 0.826, yes 0.751 and 13 0.683। 0.6830 हाँ कोई बात तो नहीं। सबको 8,000 से 7,000 हाँ, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या है 72 7272 7,272 देन 5,784.8 826 into 7,000 कितनी वैल्यू है? 5,784.8 5 5,784.8 84। ओके, नेक्स्ट वैल्यू 4,507.8 4507। 07.8 ओके, नेक्स्ट 3,415 3415। इनका टोटल निकाल दिया आपने? हाँ टोटल कितना आया? 20,979.6 20,979। अब मैंने आपसे पूछा क्या है, क्या निकालना है आपको? minus 18,000 एनपीवी निकालना है, तो लेस करेंगे yes 18,000, 1,000 तो वैल्यू क्या रह गई? minus 2,979 2979। This is what? yes Profit. This is profit. Or you can say net present value, which is surplus. ठीक है, समझ आया ये? yes इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी का भी कैलकुलेट करेंगे एनपीवी। तो ये आ गया आपका प्रोजेक्ट ए के लिए हमने जो वैल्यू निकाली वो आया 2975। प्रोजेक्ट बी की वैल्यू निकल के आई 4061। दोनों पॉजिटिव हैं। कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, ए या बी? A क्यों? प्रॉफिट है मैडम इसमें।
प्रॉफिट तो बी में भी है, और बी में जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। एनपीवी क्या कहता है, अगर दोनों प्रोजेक्ट्स पॉजिटिव हैं तो आप कौन सा वाला पिक करेंगे, हायर वाला। तो कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, हाँ जी, तो कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी। अगर यहाँ पे वैल्यू होती, मान लीजिए 18,000 की जगह यहाँ पे होता 22,000 होता, तो क्या करते, प्रोजेक्ट ए लेते हैं मैडम, क्यों, उसमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा ना हायर। रिटर्न कहाँ मिलेगा, लॉस हो जाए। ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव 20,000 में से नेगेटिव 22,000 माइनस करो तो मेरी वैल्यू तो नेगेटिव रह जाती है ना, 1,025 रुपए। तो यहाँ तो लॉस हो गया मुझे, तो एक्सेप्ट करना है, नहीं 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 करना है। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। हम पिक कौन सा करेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। गुड टू गो, सबको समझ आया, यस कोई प्रॉब्लम। इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का, ये यहाँ पे खत्म हो जाता। इसमें से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एनपीवी से रिलेटेड। बुक में आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आती हैं, इसलिए मैंने उन्हें डिस्कस करना नहीं सोचा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो। जैसे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस, डिसीजन ट्री एनालिसिस, एनपीवी एस्टिमेशन, ये सब नहीं करना। जो इस टॉपिक में पढ़ के जाना है वो क्या आ सकता है, एक तो आपका एनपीवी, दूसरा आपका पेबैक पीरियड आ सकता है। भूले बिसरे अगर क्वेश्चन आ गया तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का आ जाएगा, वरना वो भी नहीं आएगा। और सीआईबी वालों के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन आएगा, तो वो चीज उन्हें देखनी है, ठीक है। उनके लिए जो देखना है इंपॉर्टेंट वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़िए, क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल्स ये सॉल्व कीजिए। ये एग्जाम्पल आपकी बुक के नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मैंने खुद डिराइव करके खुद बनाए थे ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं कि प्रोसेस क्या है हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने का, ठीक है। चलिए, आर वी गुड टू गो? लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू सो मच।